डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डिजीज़ फोरकास्टिंग। ठीक है, तो डिजीज़ फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, उसके मेथड क्या होते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं फोरकास्टिंग, वो सब चीज़ें पढ़ ली अपन ने। और ये अपना देखो डिजीज़ फोरकास्टिंग एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया। एपिडेमोलॉजी होती क्या है, उसकी एपिडेमिक्स जो होती है उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। फिर फोरकास्टिंग करने के बाद में देखो प्रोसेस जो होता है एक सिस्टम से चलता है कोई भी। तो सबसे पहले एपिडेमिक का पढ़ा कि एपिडेमिक होती क्या है, एपिडेमिक होने की वजह से उसका फिर अपने इलाज क्या करेंगे, मैनेजमेंट उसका क्या होगा। तो जैसे फोरकास्टिंग की, तो फोरकास्टिंग के बेस पे जब मैनेजमेंट किया जाता है तो वो अपने क्या करते हैं, देखो उसमें आईडीएम अपना इसके अंदर टॉपिक है। आईडीएम मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आईडीएम मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। देखो इसकी एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं आईडीएम। तो सीधा सा अपने को कुछ भी नहीं लिखना, साधारण भाषा में लिखना है कि मैनेजमेंट की यानी कि रोग नियंत्रण की वे सभी विधियाँ, रोग नियंत्रण की वे सभी विधियाँ जो कि इकोनॉमिकली साउंड मतलब अपने इकोनॉमिकली साउंड मतलब ऐसे होगा कि आर्थिक रूप से उसको देखें तो वो कम खर्चीली और दूसरा इन्वायरमेंट को भी कम हैजार्ड करने वाली हो। ठीक है, वे सारी विधियाँ उनको समग्र रूप से, उनको सम्मिलित रूप से इस्तेमाल करते हुए यानी कि समग्र रूप से उनका उपयोग करते हुए कोई भी जो बीमारी है, कोई भी जो पेस्ट है, रोग है, उसको इकोनॉमिकल इंजरी लेवल से कम रखना। बस ये इसका इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है, ठीक है, जहाँ पे अपने कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं, तो उससे नीचे रहेगा तो जो इकोनॉमिक जो अपना जो क्रॉप होगी उसके अंदर जो नुकसान होता है वो कम होगा। तो ये इसका डिजीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। सिंपल सी 2 नंबर की आ जाए तो पूछ ले तो इसको नोट कर लेना। हिंदी में भी इंग्लिश में तो मैं नोट्स में मिल जाएगी इनमें। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा वो भी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पास होना है जिसको सिर्फ पास होना है, ये एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। छोटे से लेके बड़ा तक क्वेश्चन इसी में से ही आएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसी में से। इसके पॉइंट याद रखोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बता देता हूँ मैं प्रिंसिपल। डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब हो गया, जैसे हिंदी में बोले सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब ये एक प्रकार से कि डिजीज मैनेजमेंट को कितने तरीके से मेथड्स जो होते हैं, मेथड्स जो डिपेंड होते हैं उनका कुछ बेस होता है। उनका क्या होता है, जो मेथड्स जो डेवलप होते हैं उनका क्या रखते हैं, कुछ बेस होते हैं। और जो कोई प्रिंसिपल होता है डिजीज मैनेजमेंट का, जो सिद्धांत होता है, उनका बेस्ट वे जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, उसका कोई बेस माना जाता है। बेसिस का मतलब किस बेस पे उसको मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ बेस इसके क्या रखते हैं, मेन चीज़ देखो उनका मेन आधार क्या रखा जाता है। उनका मेन आधार एक चीज़ तो देखो इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलेक्सिस सिस्टम। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलेक्सिस दोनों जो सिस्टम है इसके अंदर देखो क्या है, प्रोफाइलेटिक जो चीज़ होती है वो एक प्रकार से हो जाना प्रोटेक्ट, क्या करना, प्रोटेक्ट यानी कि पौधे को बचाने का काम होता है। वो सारे के सारे मेथड किसमें आ जाएंगे, प्रोफाइलेक्सिस। और इम्यूनाइजेशन जो होता है, इम्यूनाइजेशन का मतलब पौधे के अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर देना। ठीक है, देखो प्रिंसिपल जो होगा उसका बेस क्या रखते हैं, या तो पौधे को इतना मजबूत कर दो ताकि उसके अंदर रोग नहीं हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर अपने से पौधा मजबूत नहीं हो रहा तो उसको बचाने का कुछ काम करेंगे ताकि पौधे के पास में रोग भी नहीं आए। 2 तरीके हो गए ना, तो 2 बेस मान लिए इन्होंने प्रिंसिपल जो इनके थे। प्रिंसिपल बहुत सारे प्रिंसिपल हैं इसके अंदर, मेन जो इसमें 6 प्रिंसिपल हैं डिजीज मैनेजमेंट के, तो उनका मेन आधार जो होता है वो क्या रखा है इसने, इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलेक्सिस मेजर। ठीक है, 2 टाइप के रखे हैं इसमें। अब इसके अंदर देखो क्या चीज़ है, देखो इसको डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। इम्यूनाइजेशन, देखो इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलेक्सिस इसने प्रिंसिपल के 2 आधार माने हैं। ठीक है, या तो पौधे को मजबूत कर दो या पौधे को
बचा लो, दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, बचाने के मेथड में क्या आएंगे और इम्यूनाइजेशन में क्या आएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि पौधे की जो जेनेटिक, उसका जो अनुवांशिक भाग है या फिर अनुवांशिक रूप से उसको, या फिर उसका जो जीनोम होता है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दें ताकि उसके अंदर उस प्रकार का रोग उत्पन्न हो ही नहीं सके, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई डिजीज पे ओवरकम करने वाला, कोई डिजीज को ओवरकम करने वाला जो गुण होता है पौधे का, उसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। पौधे का ये अनुवांशिक गुण होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कोई भी रोग होता है उसको रोकने की क्षमता रखता है, तो उसको बोल देते हैं अपन रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। अब देखो कीमोथेरेपी का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस और या फिर इम्यूनाइजेशन के अंदर। कीमोथेरेपी का मतलब ऐसे हो गया कि सिस्टेमिक, जब अपन कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड या केमिकल का जब यूज करते हैं, ठीक है, सिस्टेमिक केमिकल और फंजीसाइड का यूज करते हैं तो कुछ टाइम के लिए, सिस्टेमिक का मतलब वो होता है जो पौधे के एक हिस्से से पौधे के संपूर्ण आंतरिक भागों में फैल जाता है, जहाँ से वो एंटर होता है उस हिस्से से संपूर्ण पौधे में फैल जाता है। केमिकल या जहर पूरे पौधे को जहरीला बना देता है ताकि उस पर जब पेस्ट अटैक करता है तो अटैक करते ही वो उसको कंज्यूम करने के बाद में मर जाएगा। तो ये होता है सिस्टेमिक गुण, ठीक है। तो सिस्टेमिक डिजीज हो या फिर कोई भी केमिकल हो, दोनों के करेक्टर हो सकते हैं। तो सिस्टेमिक का मतलब सिस्टम से होना, पूरा सिस्टम के अंदर फैल जाना, सिस्टेमिक, ठीक है। सिस्टेमिक डिजीज अगर या फंजीसाइड होगा तो वो जब तक पौधे के अंदर बना रहता है तब तक पौधे के अंदर कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपन मान के चलें कि अगर एक कोई अपन फंजीसाइड यूज़ करते हैं उसका 15 दिन का इफेक्ट रहता है पौधे के अंदर, तो 15 दिन जो पौधा होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कि रेजिस्टेंट वेराइटी की तरह। समझ रहे हो बात। तो ये कीमोथेरेपी जो होती है वो इसी प्रकार की होगी। थेरेपी मतलब उसका उपचार करना, थेरेपी मतलब थेरेप्यूटेंट जो होते हैं वो सिस्टेमिक होते हैं। थेरेप्यूटेंट जिसको बोलते हैं वो, जो थेरेप्यूटेंट एक ग्रुप होता है फंगस और जो फंजीसाइड का, जो उसको क्या बोलते हैं अपन जो थेरेप्यूटेंट होते हैं, थेरेप्यूटेंट जो होते हैं ना, ये ग्रुप होता है, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्टेंट ग्रुप, प्रोटेक्टेंट ग्रुप में होता है नॉन सिस्टेमिक, इसमें क्या आते हैं, नॉन सिस्टेमिक जो फंजीसाइड होते हैं वो आते हैं, और थेरेप्यूटेंट में आते हैं सिस्टेमिक फंजीसाइड। तो ये थेरेपी दे रहे हैं, एक तरीके से उपचार दे रहे हैं, कीमोथेरेपी एक तरीके से उपचार हो रहा है उसका। तो उपचार होने के अंदर मतलब उसके अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए केमिकल बना रहता है, तो उस वजह से उस पर अटैक नहीं हो पाता। तो ये इम्यूनाइजेशन, एक तरीके से वो जहर होता है, वो क्या करता है, पौधे का एक रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस में देखो क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस में होगा एक तो इसके अंदर देखो, प्रोफाइलेक्सिस के अंदर एक चीज आती है प्रोटेक्शन। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब मैंने बताया मोटे मोटे तौर पे पौधे को रोग से बचाना, पौधे को रोग से बचाना। इसके अंदर तो था कि पौधे को रोग के प्रति, उसको रोग को सहन करने की क्षमता, या फिर पौधे का रोग के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग होना कि उस पर अटैक ही नहीं हो पाई कोई चीज़ या फिर कोई रोग कारक का, तो वो तो हो गया अपने आप में रेजिस्टेंस। दूसरा कि पौधा अपना ससेप्टिबल हो सकता है, पौधा अपना ससेप्टिबल हो सकता है, ससेप्टिबल होने की वजह से उस पर अटैक हो सकता है, लेकिन अटैक से पौधे को कैसे बचाना है, ये अपना पर्पज हो गया प्रोफाइलेक्सिस का, ये बेस मान लिया इसने। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब पौधे को, पौधे का देखो, पौधे के अंदर प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया, पौधे के अंदर रोग कारक की एंट्री, ठीक है, पौधे के अंदर रोग कारक की एंट्री या फिर पौधे पे अटैक से बचाना, पौधे पे रोग कारक का अटैक होने से बचाना, वो क्या कहलाता है अपना प्रोटेक्टेंट। या फिर पौधे के अगर अंदर इन्फेक्शन हो भी गया तो उसको आगे बढ़ने से रोकना, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना मतलब एक तरीके से उसको बचा के रखना, यानी कि जैसे सीड ट्रीटमेंट कर दिया, सीड ट्रीटमेंट कर दिया तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्टेंट का काम क्या करेगा, प्रोटेक्टेंट का काम करेगा, यानी कि सीड के ऊपर एक कवर बन जाएगा, सीड के ऊपर एक क्या बन जाएगा, कवर बन जाएगा, किसकी, केमिकल की एक लेयर बन जाएगी, उसके अंदर क्या बनेगी, एक केमिकल की लेयर बन जाती है। तो उस लेयर को कोई भी पैथोजन पार नहीं कर सकता। तो सीड अपना क्या हो रहा है, उसमें प्रोटेक्ट हो रहा है, देखो ये सीड अपना प्रोटेक्टेड रह रहा है इसके अंदर, ठीक है, बचाव करना, ठीक है, तो बचाव हो गया इसका।
तो ये आता है प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन में आता है कल्चरल प्रोटेक्शन कर सकते हैं और केमिकल कर सकते हैं। केमिकल का सी ट्रीटमेंट बता दिया, सी ट्रीटमेंट कर दिया तो वो केमिकली प्रोटेक्ट हो रहा है। कल्चरल प्रैक्टिसेज, इसके अंदर कल्चरल प्रैक्टिसेज में क्या होती है कि कोई सीड का, जैसे अपने कल्चरल प्रैक्टिसेज करती है तो उसके अंदर भी क्या होता है कि सीड को इन्फेक्ट होने से बचाने की जो प्रैक्टिसेज होती है वो उसमें आ जाती है, किसमें, कल्चरल प्रैक्टिसेज में। वो अपने डिटेल में पढ़ेंगे, एक बेसिक बता देता हूँ एक बार इसके अंदर। एक अब इसमें देखो इरेडिकेशन, दूसरी चीज़ आती है इसमें इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है इसको इल्यूमिनेट करना, यानी कि उन्मूलन जिसको बोलते हैं, उन्मूलन करना। और इसको क्या बोलते हैं, इरेडिकेशन में देखो क्या होता है कि कंप्लीटली, यानी कि पैथोजन के सोर्स, उसके स्रोत से उसको खत्म कर देना। जैसे इसका इनोकुलम ही खत्म कर देना, प्राइमरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम, दोनों उसका पूर्ण जड़ से ही खत्म कर देना, क्या कहलाता है, इरेडिकेशन। यानी कि एक अभियान चलता है, ये लंबा बड़े लेवल पे चलता है। इस पे क्या होगा कि अपने कहीं भी रोग कारक या कहीं रोग होने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे अपने कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करेंगे जो उसको मारने का काम करते हैं, किलिंग जो होते हैं वो। तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर उसको क्या करेंगे, इरेडिकेट कर देंगे, यानी कि एक उसकी पूरी संतति खत्म कर देना, यानी कि धरती से उसका नामो निशान मिटा देना, क्या कहलाता है, इरेडिकेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं डेफिनेशन इनकी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनकी सबकी डेफिनेशन में पूछ लेते हैं। फिर वही बात होगी कि आपको दिमाग में तो सब रहता है लेकिन मन में तो सब आता है, आंसर तो आता है, लेकिन बोलने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे, वही बात हो जाएगी। तो यहाँ ये शब्द बता रहा हूँ वो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन में क्या करेंगे, देखो क्रॉप रोटेशन, पहली चीज़ क्या होती है, क्रॉप रोटेशन। जब क्रॉप का रोटेशन लेंगे, रोटेशन की वजह से जो अपना टारगेट जो पैथोजन होगा उसके लिए उसका जो होस्ट जो होगा, होस्ट नहीं मिलेगा। होस्ट मतलब भोजन की कमी कर देना। रोटेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है कि उसको जहाँ से फूड मिल रहा है वो फूड वाला सोर्स ही मत होगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे वो फसल ही मत होगा जिसके अंदर डिजीज़ हो रही है, तो पैथोजन भूख मर के मर जाएगा। दूसरी चीज़ सैनिटेशन, अगर थोड़ा बहुत पहले की क्रॉप का कुछ बचा खचा पड़ा है जिसके ऊपर वो सड़े गले पदार्थों पे भी अगर जीवित रह रहा है तो सैनिटेशन कर देना, मतलब वहाँ से उस फील्ड को पूरा उसका अस्तित्व ही खत्म करना है। तो क्या करेंगे, उसके होस्ट का थोड़ा बहुत भी अंश पड़ा है तो उसको भी हटा के वहाँ से जला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सैनिटेशन, साफ सफाई। केमिकल, केमिकल का यूज़ करेंगे तो देखो जहर है, केमिकल डालेंगे तो डायरेक्ट मार सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। कुछ रोग कारक इतने जिद्दी होते हैं या फिर उनकी कुछ ऐसी हैबिट होती है, वो क्या करेंगे, अगर उनका होस्ट हटा दिया, उनका मेन होस्ट जो उनकी फसल को अगर हटा दिया तो वो क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कोई दूसरी क्रॉप होगी उस पर जाके चिपक जाएंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ में उसका अल्टरनेट जो या कोलेटरल जो होस्ट होता है, वीड वगैरह जो होते हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। तो देखो उसके होस्ट के दोनों सोर्स खत्म हो गए, दोनों सोर्स खत्म हो गए कि जीवित किस पे रहेगा, वो खत्म हो गया। बचे खुचे को अगर कोई अंश भी पड़ा है कोई फसल का तो वो भी हटा देंगे और बचे खुचे को अपन केमिकल से मार देंगे। तो इरेडिकेशन हो रहा है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब ये हो गया कि कानूनी तौर के ऊपर कोई भी चीज़ को प्रतिबंध करना, तो वो क्या कहलाता है, लेजिस्लेशन वाली कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। इसका और भी नाम लेते हैं, एम्बार्गो बोलते हैं इसको, एम्बार्गो बोलते हैं, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल जो दो सब तरीके से कोई भी चीज़ को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देते हैं कि इसको कहीं ले जाना ही नहीं है, तो उसको एम्बार्गो एक टर्म होती है, वो इसमें लेजिस्लेशन में आती है, ठीक है। मतलब कानूनी लीगल तौर पे या फिर कानूनी तौर पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कोई भी एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज जो होती है या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल जो मटेरियल होता है या फिर प्रोपोगेटिव मटेरियल जो भी होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगाना क्या कहलाता है, लेजिस्लेशन कहलाता है, ठीक है। या फिर क्वारंटाइन बोलते हैं इसको। ये दो टाइप का होता है, स्टेट और सेंट्रल, ठीक है। इंटर स्टेट और कंट्री के बीच में दोनों तरीके से होते हैं, ये अपने डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया इनका बेसिक। इस बेसिक्स के आधार पे इनके दो भाग कर दिए। अब ये जो भाग है इनके प्रोफाइलेक्सिस के जो सारे जो इरेडिकेशन है, प्रोटेक्टेंट है, लेजिस्लेशन है, इनका बारे में सब पढ़ेंगे अपने। सैनिटेशन ये एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे, कीमोथेरेपी भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर वैसे तो 6 इसके दे रखे हैं प्रिंसिपल, एक एक प्रिंसिपल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और ये इसका बेसिक दिमाग में रखना है। अब इनके बारे में अपन एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कोई भी चीज़ को अपन जब करते हैं, ये देखो डिजीज़ कंट्रोल करना है तो अपनी चॉइस,
चॉइस ऑफ कंट्रोल, देखो चॉइस ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, देखो कंट्रोल मेजर अपने ऐसे तो है नहीं कि कोई 1 लाख रुपए की फसल है उसके ऊपर अपन ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसका खर्चा 2 लाख रुपए आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए, चॉइस ऑफ कंट्रोल, क्रॉप के अकॉर्डिंग उसका कंट्रोल मेजर, तभी तो प्रिंसिपल बनाए थे, तभी तो इसके क्या बने थे, प्रिंसिपल डेवलप हुए थे कि अपने क्रॉप के अकॉर्डिंग उसका कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे। तो अब इसमें देखो 2-3 चीज़ें अपने इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ध्यान में रखने वाले। देखो एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ ए प्लांट डिजीज इज डिपेंड ऑन किस पे, क्रॉप वैल्यू, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर जो अपना रहे हैं उसको कितने लेवल तक इफेक्टिव, प्रभावी कितना रहेगा, रिस्क इन्वॉल्व एंड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, की रिस्क उसमें कितनी रहती है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मतलब वही बात कि 1 लाख रुपए की फसल पे अपन 2 लाख का खर्च लगा रहे हैं तो वो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इफेक्टिवनेस हो गया, क्रॉप की वैल्यू, क्रॉप की वैल्यू क्या है, अगर कीमती क्रॉप है तो उसके अंदर अपने साम दाम दंड भेद सब लगा के उसको डिजीज को कंट्रोल करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्रॉप। अब उसके बाद में देखो इसमें कुछ चीज़ें इसमें क्राइटेरिया होते हैं कोई चीज़ के, तो वो फिक्स करके इसमें 1-2 चीज़ें देखो, फ्रूट और वेजिटेबल जो डिजीज होती है, ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर जो डिजीज होती है वो बढ़िया किससे होती है, फंजीसाइड। ठीक है, फंजीसाइड एप्लीकेशन करना फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर अच्छा रहता है क्योंकि उसमें कम खर्च लगने के साथ साथ में डिजीज़ का कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, फील्ड क्रॉप होती है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए अपने को, होस्ट का रेजिस्टेंस, फील्ड क्रॉप के अंदर क्या होता है, होस्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रो करेंगे। देखो एक चीज़ देखो, एक तो ज़्यादा क्रॉप की पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर फंजीसाइड डालते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्या पता कितने पौधे पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि पूरे यूनिफॉर्मिटी इन चीज़ों में नहीं हो सकती है। अपने करने को तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ये चीज़ें अपने ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक प्लांट के ऊपर जितना जहर गिर रहा है उतना ही दूसरे पे गिरेगा, ये चीज़ अपने को नहीं पता चलती। तो ये क्या चीज़ है कि होस्ट रेजिस्टेंस ऐसी क्वालिटी है कि पूरे पौधों में एक जैसे उसके अंदर इसे जीन डेवलप होगा तो एक जैसा उसके अंदर प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट वेराइटी अपने फील्ड क्रॉप के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड चेंज इन कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजायरेबल इन सेवरल केस। एग्जाम्पल देखो, इन्वायरमेंटल जो होता है ना उसके अंदर देखो, इन्वायरमेंटल का मैनिपुलेशन करना ये किसके लिए बेस्ट होता है, सॉइल बोर्न डिजीज के लिए। इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन किसके लिए होता है, सॉइल बोर्न डिजीज के लिए। क्यों, क्योंकि सॉइल बोर्न डिजीज के अंदर जब इन्वायरमेंट की सॉइल को इतना उसके सॉइल की कंडीशन को मैनिपुलेट कर देंगे तो सॉइल बोर्न डिजीज अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, अब डिजीज मैनेजमेंट के क्या होता है, देखो कुछ 1-2 चीज़ें होती है कि डिजीज मैनेजमेंट जो अपने हैं वो किससे भी अपन अपने किस तरीके से अपने डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर मैनेज किस चीज़ में अपने अदला बदली करके हेर फेर करके भी अपन कुछ चीज़ों में अपन डिजीज मैनेजमेंट के कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ है, होस्ट है, पैथोजन है और इन्वायरमेंट है और टाइम। देखो डिजीज ट्राइएंगल को अगर मैं मैनिपुलेट कर दूं तो डिजीज का कंट्रोल भी कर सकता हूं। इसको देखो बहुत अच्छा तरीका दे रखा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। अब देखो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को अगर मैं मैनिपुलेट कर लूँ, मैनिपुलेट करना मतलब उसमें अदला बदली कर देना, मैनिपुलेट करना सीधी सी बात है। अब इसमें एक टाइम और ऐड कर देते हैं। देखो 4 चीज़ हो गई। टाइम मैनिपुलेट का सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि डेट ऑफ सोइंग की डेट को चेंज कर दो। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिनको सोइंग डेट चेंज करने से होस्ट की ससेप्टिबल स्टेज और पैथोजन की सीवियर फॉर्म जो होती है या फिर इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसके बीच में प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, तो वो उसके अंदर इंट्रैक्शन नहीं होने की वजह से वो डिजीज डेवलप नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट सॉइल बोर्न डिजीज है। पीएच सोइल का सीधा सा बताता हूँ, सोइल का एनवायरनमेंट बदलना है, सोइल का पीएच बदल दो। सोइल का एनवायरनमेंट बदलना है, सोइल का पीएच बदल दो। चलो पीएच समझ में नहीं आ रहा, मॉइस्चर चेंज कर दो। क्या कर दो, मॉइस्चर चेंज कर दो। ठीक है, सोइल का मॉइस्चर प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सोइल के पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो सोइल का मॉइस्चर चेंज हो गया या पीएच, ये इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना सोइल का। तो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से कुछ फंगस ऐसे होती है जो लो पीएच पे ज़्यादा ग्रो करती है, कुछ ऐसी होती है जो हाई पीएच पे ज़्यादा ग्रो करती है। तो इन दोनों को मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, पीएच बढ़ाना है तो चूना डाल देंगे, पीएच घटाना है तो जिप्सम डाल देंगे। यही होता है ना, चूना बेसिक जो होता है वो क्या करेगा, सॉइल की बेसिडिटी बढ़ाएगा। एसिडिक सॉइल में चूना डालते हैं तो वो क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पैथोजन।
अब देखो पैथोजन का मैनिपुलेशन यही होता है कि पैथोजन के अंदर हेर फेर क्या कर सकते हैं अपन। पैथोजन के अंदर हेर फेर करने का मतलब ये हो गया कि पैथोजन की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसके अंदर कुछ अपने चेंज करते हैं, क्योंकि कुछ पैथोजन होते हैं जिनकी अपन बात करते हैं तो उनकी कोई फेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस चीज़ को अपन पैथोजन को अवेलेबल नहीं होने देना, ठीक है। तो पैथोजन अपने आप इफेक्ट हो जाएगा उससे। होस्ट है तो होस्ट के अंदर तो देखो सब चीज़ मैनिपुलेट करते हैं, तो होस्ट के अंदर तो बहुत ईजी है। होस्ट की रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप कर रहे हैं, मैनिपुलेशन हो गया। रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप कर रहे हैं तो क्या हो गया, मैनिपुलेशन हो गया ना होस्ट के अंदर। तो बस वो अपने आप में एक क्या हो गया, डिजीज मैनेजमेंट हो गया। टाइम का बता ही दिया। तो ये क्या होता है, ये इन सब चीज़ों को अपन मैनिपुलेट करके भी अपन क्या करेंगे, डिजीज मैनेजमेंट करेंगे। तो ये मान लो कि इन सब में मैनिपुलेशन ही हो रहा है, ये इसी के प्रिंसिपल है। बेस इनका मैनिपुलेशन का वही है कि एक तो इम्यूनाइजेशन और दूसरा प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। अब देखो इनमें सब में देखो एक एक सब चीज़ें दे रखी है। होस्ट के अंदर देखो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। होस्ट अपने आप में ये देखो डिजीज़ कंट्रोल करेंगे तो होस्ट के अंदर भी अपन कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट होस्ट के अंदर क्या करेंगे, रेजिस्टेंट वेराइटी, ये मैंने बताया कि रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप कर दी, मैनिपुलेशन हो गया होस्ट का, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांस नहीं होंगे। डिजीज और जीन पिरामिडिंग, देखो जीन का पिरामिडिंग ऐसे होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट एक नाम आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट। वेंडर प्लैंक ने ये टर्म दी थी, वेंडर प्लैंक ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। वेंडर प्लैंक ने इसको डिफाइन किया था सबसे पहले, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे कि अगर एक कोई वेराइटी है जो एक डिजीज के प्रति, सीधा सीधा बता रहा हूँ साधारण भाषा में, अगर एक बीमारी के प्रति, अगर कोई क्रॉप एक ही बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे कि अगर कोई प्लांट या फिर कोई वेराइटी या फिर कोई पौधा उससे संबंधित, यानी कि सीधा सा दो या दो से अधिक बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस शो करती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जीन पिरामिडिंग यही हो गया कि अगर मैं वर्टिकल रेजिस्टेंस को बना दूँ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, पहले एक बीमारी के प्रति था उसमें इतने जीन ट्रांसफ़र कर दिए कि अब उसके अंदर जैसे 7 जीन ट्रांसफ़र कर दिए तो वो 7 डिजीज़ के प्रति क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। 7 डिजीज के प्रति क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। तो वो क्या हो रहा, पिरामिडिंग। पिरामिड बनाना मतलब एक के ऊपर एक, बहुत सारे जीन उसके अंदर डेवलप कर देना, तो वो क्या कर देगा अपने आप में, जीन पिरामिडिंग करना। तो ये सारा क्या हो रहा है, उसके होस्ट की बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, मैनिपुलेशन, आर्टिफिशियली अपने उसके अंदर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखो क्या होता है, फंजीसाइड भी होते हैं कुछ, मैंने बताया जैसे उसके अंदर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। तो वो सारे के सारे कुछ उसमें थेरेपी देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं होस्ट के अंदर, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से होस्ट के अंदर मैनिपुलेशन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। होस्ट का आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अपने नेक्स्ट एक बार बेसिक इसका होस्ट का पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ के और उसके बाद में पैथोजन का भी पढ़ के और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे इसके प्रिंसिपल। थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे ताकि प्रिंसिपल बिल्कुल ईजी लगेगा, कुछ ही नहीं है, ईजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से बनेंगे और सबको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है ढंग से इसके पॉइंट टू पॉइंट। ओके, थैंक यू।